नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर से आज के जो ग्रुप डिस्कशन है वो मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास अभी इंदिरा 2025 प्रारंभ किया है? यह रूस के साथ। भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हो जाएगा? अभी इंदिरा 2025, जो ये हो जाएगा वायुसेना के मध्य युद्धाभ्यास हो जाएगा। बताइएगा, वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? भारत और यूएसए के मध्य हो जाएगा वज्र प्रहार। बताइएगा, टाइगर क्लॉ ये अमेरिका और भारत के मध्य, टाइगर ट्रम्प अमेरिका के मध्य हो जाएगा। बताए ऑस्ट्रा हिंद किस किस के मध्य हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा युद्धाभ्यास हो जाएगा। बताइएगा, वरुण गरुण और शक्ति किस देश के मध्य होता है? या फ्रांस और भारत के मध्य वरुण गरुड़ वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? यह 38वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा, खुशहाली में भारत का स्थान 118वां स्थान हो जाएगा खुशहाली में। और बताइएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां स्थान हो जाएगा। भूखमरी में अभी वर्तमान 102वां स्थान हो जाएगा भूखमरी सूचकांक में। और बताइएगा, ग्लोबल जेंडर गैप में अभी वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? 131वां स्थान हो जाएगा। और शांति सूचकांक में 115वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? या भारत को सौंपी गई है। और बताइएगा, 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। सही जवाब। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें साउथ अफ्रीका जो जुड़ गया था वो 2010 में जुड़ा था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 हो जाएगी। बताइएगा, ब्रिक्स 2025 जो है वह किस देश में आयोजित किया गया था? यह ब्राजील में आयोजित किया गया था। और बताइएगा, ब्रिक्स 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह भारत में आयोजित किया जाएगा। बताइएगा, G20 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? यह साउथ अफ्रीका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? साउथ अफ्रीका में G20 2025 आयोजित किया गया था। और G20 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह यूएसए में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए में आयोजित किया जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने को समझौता किया है? यह भारत और मॉरिशस के मध्य हुआ है। किस किस देशों के मध्य समझौता हुआ है? भारत और मॉरिशस के मध्य हुआ है। बताइएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ में की है? कहाँ से? यह मध्य प्रदेश से की है। कहाँ से की है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना की शुरुआत? यह मध्य प्रदेश से की है। और बताइएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों का आयात किया जाएगा? यह कर्नाटक में हो जाएगा। बनेरघट्टा हो जाएगा, वहां पर है ना, साउथ अफ्रीका से ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात करके वहां पर स्थापित किया जाएगा। और बताइएगा, चीता को किस देश से भारत के कूनो, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका तीनों जगह से लाके यहाँ कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। हाँ, 2 मर गया, एक बच्चा भी दिया था उन्होंने। बताइएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बने, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? ये रवि के मिश्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रवि के मिश्रा। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? यह अनीश गिरी के द्वारा जीता गया। और फीडे रैंकिंग किस खेल में दी जाती है? यह चेस खेल में दी जाती है। और हाल फिलहाल में किस एशियाई देश के द्वारा चेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? या अफगानिस्तान के द्वारा लगा दिया। और चेस खेल में बोर्ड में खांचों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है।
बताइएगा भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी? यह गोरखपुर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी 500 करोड़ लागत के साथ। और कितने एकड़ में ये फैला होगा इसका? हाँ, 125 एकड़ में ये फैला हुआ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। और बताइएगा भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था पहला कृषि विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत और FAO से ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया है? यह बनकवारा, जखाम और बरंगल में किया है। कहाँ किया है? बनकवारा, जखाम और बरंगल में किया है। बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? या पाकिस्तान के साथ किया है? किस पे किया है? पाकिस्तान के साथ। एक पे हमला दोनों पे हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बताइएगा हाल ही में फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एक्सचेंज चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता। इसका संबंध किससे हो जाएगा? यह चेन्नई से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? यह चेन्नई से। फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एक्सचेंज चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है। उड़िया का नाम ओडिसी कब कर दिया गया था? उड़िया का नाम ओडिसी परिवर्तित करके संविधान संशोधन के तहत 2011 में कर दिया गया था। कब कर दिया? 2011 में। बताइएगा मेघा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित किया करेगी? या कर्नाटक में करेगी। कहाँ करेगी? कर्नाटक में। बताइएगा हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ किया गया है? सागौन सम्मेलन यह कोची में प्रारंभ किया गया है। कहाँ प्रारंभ किया गया है? कोची में। बताइएगा हाल ही में T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह वरुण चक्रवर्ती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वरुण चक्रवर्ती। और कल का मैच जो है भारत के द्वारा जीत लिया गया दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराकर। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा राज्य PCS अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा राज्य PCS अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में किया। और आप बताइएगा राज्य में PCSओ का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। उनको निरस्त इनके पदों से निरस्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे लेकिन इनको हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? यह महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह कोपेनहेगन को मिला है। कोपेनहेगन किसकी राजधानी हो जाएगी? डेनमार्क की। और डेनमार्क में अभी भी राजतंत्र है। वहाँ फेडरिक 14 या 15 जो है ना वहाँ के राजा अभी वर्तमान में। हाँ बताइएगा हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? यह झारखंड के द्वारा जीता गया। और इसमें बिहारियों की संख्या भी 3-4 है, जिसमें अपने सुशांत मिश्रा दरभंगा से हो जाएंगे, ईशान किसान नवादा पटना से हो जाएंगे, अनुकूल राय अपना बगल के ही है बाड़ा पत्थर के। 3-4 व्यक्ति जो है ना अपना बिहार से हैं। बताइएगा हाल ही में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा। हाल ही में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी हो जाएगा। और वैभव सूर्यवंशी तो अपना ताजपुर के है ही, अभी जलवा इनका चल रहा है। बताइएगा हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? बीमा सुगम पोर्टल यह हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च? यह हैदराबाद में हुआ है। बताइएगा हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की है? ग्रीन डिपॉजिट योजना यह मेघालय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? मेघालय के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट योजना प्रारंभ की गई है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे हो जाएगा? यह SY कुरैशी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? SY कुरैशी से। और बताइएगा हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार मिला है? यह हुमा कुरैशी को मिला है। किसको मिला? हीरोइन है हुमा कुरैशी, हाँ इन्हीं को मिला है। बताइएगा हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है?
हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? ये आर्याना सेवलंका को मिला है। आर्याना सेवलंका जो हो जाएंगी वह किस खेल की खिलाड़ी हो जाएंगी? टेनिस की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? टेनिस की हो जाएंगी। और उनका संबंध किस देश से हो जाएगा? बेलारूस से आर्याना सेवलंका हो जाएंगी। बताइएगा कार्लोस अल्काराज का टेनिस प्लेयर है, उनका संबंध किस देश से हो जाएगा? स्पेन से हो जाएगा। और जॉनिक सिनर का इटली से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत कहाँ में हो गई है? सिंगापुर। इसी के इन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक जुबिन गर्ग द्वीप का नाम रखा गया है सिंगापुर सरकार के द्वारा। और अभी हाल फिलहाल में भारत और सिंगापुर के मध्य कितने वर्षों का जो समझौते हो गए? 60 वर्ष हो गए समझौते के पूरे हो गए हैं। बताइएगा हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? यह ग्रीस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ग्रीस की सेना के साथ किया है नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास, युद्धाभ्यास, समुद्री अभ्यास। बताइएगा हाल ही में SIS श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा को। हाल ही में SIS श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और राष्ट्रीय बैडमिंटन आयोग के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? यह हेमंत बिस्वा शर्मा ही हो जाएंगे। तो साथियों आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी वह यहीं पे समाप्त हो गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क सीरीज के माध्यम से बायो और इकोनॉमिक्स दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पे जाने पर RBC की संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी हो जाती है। बताइएगा एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? या फॉलिक एसिड की कमी से। और फॉलिक एसिड जो जाएगा वो किस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन B9 या 11 इसको ही बोला जाता है। विटामिन B9 या B11 भी फॉलिक एसिड को ही बोला जाता है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी सिरा होती है? ग्रेट सेफिनस सिरा हो जाएगी, जो पैर में उपस्थित होता है। सबसे लंबी सिरा कौन सी हो जाएगी? ग्रेट सेफिनस सिरा। और सिरा का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त को शरीर से वापस धमनी तक लाना होता है। बताइएगा श्वेत रक्त हृदय तक लाएगा, धमनी बोल दिए, हृदय तक लाएगा। बताइएगा श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 150 12,000 प्रति सीसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000 प्रति सीसी होने पर श्वेत रक्त कणों की संख्या पर रक्त कैंसर। और श्वेत रक्त कैंसर को क्या बोला जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। बताइए रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? या सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी धमनी होती है? महाधमनी हो जाती है। कौन सी धमनी होती है? महाधमनी होती है। बताइएगा किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। और RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg प्रति 100 ml हो जाएगा। 150 से 260 mg प्रति 100 ml। अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है हृदय, महाधमनी, धमनी और धमनिकाएं कोशिका अंगों में होता है। अशुद्ध रक्त का प्रभाव हृदय की ओर। बताइएगा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। बताइएगा रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। O नेगेटिव सर्वदाता, AB पॉजिटिव सर्वग्राही हो जाएगा। AB पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सर्वग्राही। बताइएगा सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC से की कमी विकृति से होता है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC की विकृति से। बताइएगा रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित कौन करता है? यह हृदय करेगा। कौन करेगा? हृदय करेगा। और अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक कौन पहुंचाता है? शिरा पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? शिरा पहुंचाता है। और धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन कौन करती है? कोशिकाएं करती है। कौन करती है? कोशिकाएं। केसिकाएं होना चाहिए उसमें। केसिका
केशिका तो छोटी में महीन बाल के आकृति की होती है। बताइएगा रिस्पेरिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रिस्पेरिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रिस्पेरिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा 120/80 Hg/mm प्रति Hg जो यानी कि आपका जो होता है माप जो होती है, इसमें सिस्टोलिक किसको कहा जाता है? 120 को। डायस्टोलिक किसको कहा जाता है? 80 को कहा जाता है। बताइएगा कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? यह लिम्फोसाइड हो जाएगी। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइड करती है। बताइएगा रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है और तरल पदार्थ होता है। बताइएगा संक्रमण रोगों से कौन रक्षा करता है? WBC ग्लोब्यूलिन करता है। संक्रमण रोगों से रक्षा कौन करता है? ग्लोब्यूलिन करता है। बताइए रक्त का स्कंदन कौन करता है? फाइब्रिनोजिन करता है। रक्त का स्कंदन कौन करता है? फाइब्रिनोजिन करता है। कनिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। कनिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। बताइएगा एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम हो जाएगी। 14.5 ग्राम होती है प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा। बताइएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो है ये कैसे एंजाइम हो जाएंगे? पाचक सहायक एंजाइम हो जाएंगे। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो हो जाएंगे आपके पाचक सहायक एंजाइम हो जाएंगे। बताइएगा सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। और 20 से 120 दिन होती है। 20 से 120 दिन होती है। और WBC की कितनी होती है? 2 से 4 या 5 देखने को मिलेगा आपको। 2 से 4 या 5 दिन। बताइएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। बताइएगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग रक्त में हो जाता है? रक्त में कौन सी समस्या हो जाती है? एनीमिया नामक रक्त रोग हो जाता है। बताइएगा हाइपोटेंशन किसको कहा जाता है? किस ब्लड प्रेशर निम्न रक्तदाब को निम्न को हाइपो कहा जाता है। हाइपर हो जाएगा आपका उच्च हो जाएगा हाइपर। बताइएगा धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। बताइएगा कौन सा हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है? या इंसुलिन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? इंसुलिन की। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। बताइएगा हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? कौन सा तत्व? या पोटेशियम हो जाएगा। हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? पोटेशियम करता है। बताइएगा यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O हो तो बच्चे में अगली संतति में कौन सा रक्त वर्ग A और O दोनों होने की संभावना होगी। बताइएगा A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में होमवर्क के माध्यम से आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। बताइएगा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? या साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। बताइएगा वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? PC महालनोबिस। और इन्हीं की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। इन्हीं की जयंती पर क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का दर मंद होने का मुख्य कारण क्या होता है? 29 जून हो जाएगा। जून होगा, जुलाई बोल दिए। 29 जून हो जाएगा। उच्च पूंजी जनसंख्या में वृद्धि, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात हो जाएगा। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात हो जाएगा। बताइए भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? बचत में या घरेलू क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घरेलू क्षेत्र हो जाएगा। बताइए भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? भौतिक परिसंपत्तियों का, फिजिकल एसेट्स का होता है। किसका सर्वाधिक हिस्सा होता है? फिजिकल एसेट्स का होता है। बताइएगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? बिहार। अपना बिहार में ही हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? बिहार में। बताइएगा वर्तमान में किस राज्य में औसतन
प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वर्तमान में किस राज्य में औसतन प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह गोवा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गोवा में हो जाएगी। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO द्वारा किया जाता है। और CSO की स्थापना 1951 NSO CSO 2 मई 1951 हो जाएगा। सही जवाब है, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना हुई थी। बताइएगा हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर या राष्ट्रीय आय से संबंधित हो जाएगी हिंदू वृद्धि दर। बताइएगा एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है? उपभोग, सकल निवेश, सरकारी GDP वगैरह सब हो जाएगा इसमें सम्मिलित। बताइएगा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अब तो पांचवी शायद हो गई है ना भारत, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। बताइएगा भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। बताइएगा भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान करती है? लगभग 46% करती है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान करती है? लगभग 46% करती है। बताइएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 NSO की 1950 हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1950 में हो जाएगी। बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? सी रंगराजन समिति के की गई थी। NSO 1950, CSO 1951 हो जाएगा। बताइएगा GDP आंकड़ों के आधार पर 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? 11-12 कर दिया गया है। कौन कर दिया है? 11-12 कर दिया गया है। बताइएगा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? VK राव के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? VK राव के द्वारा किया गया था। बताइएगा अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य होता है? अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम जो हो जाएगा वो अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से तात्पर्य हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क इकोनॉमिक्स के माध्यम से भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य द एग्जाम पोर्टल का जो NCERT दिया गया था, NCERT संबंधित सारभूत तत्व वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा माचिस की तिल्ली के सिरों पर कौन सा पदार्थ होता है? एंटीमनी टेट्रासल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। माचिस की तिल्ली के सिरों पर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। बताइए मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? पीला दिखाई पड़ता है। पीला दिखाई पड़ता है, निचला भाग नीला होता है, बाहरी भाग नीला। बताइएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको क्या कहा जाता है? ज्वलन ताप कहा जाता है। बताइएगा मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र नीली लौ से जलता है? बाहरी क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाहरी क्षेत्र। और मध्य भाग जो हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। बताइएगा ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा जिसको दम घुट्टू गैस कहा जाता है। बताइएगा बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु किस गैस से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। बताइएगा मैग्नीशियम जलकर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। बताइएगा जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश करती है तब मोमबत्ती कैसी जलती है? निर्बाध रूप से जलती है। बताइएगा बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? बारूद में या सल्फर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? सल्फर होता है। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? CO2 हो जाएगी। बताइएगा हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? कर्मानुकुंचन। वो तो निगलते हैं ना क्रमानुकुंचन से। अपघटन किस क्रिया के द्वारा होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीकरण के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से अपघटित होता है। बताइएगा ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग जो है नियंत्रित हो जाती है। आग नियंत्रित हो जाती है ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर। बताइएगा ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूटता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना संपर्क टूट जाता है। बताइएगा ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहलाती है? दहन कहलाएगी। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। बताइएगा
किसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा ईंधन का मात्रा क्या है? किलो जूल प्रति केजी हो जाएगा। ईंधन का मात्रा क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति केजी हो जाएगा। बताइएगा किलो जूल प्रति केजी ईंधन की मात्रा। बताइएगा दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक होती है? ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति हो जाएगा। बताइएगा किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन हो जाएगा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है? एलपीजी। एलपीजी का संपूर्ण रूप क्या होता है? संपूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और यह किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन का हो जाएगा। और सीएनजी का संपूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। और यह किस किस का संघटक हो जाएगा? मीथेन और प्रोपेन का हो जाएगा सीएनजी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो साथियों पीछे एक पेज और है ना। बताइएगा तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? CO2 अग्निशामक के द्वारा बुझाया जाता है। बताइए किस गैस की अधिकता विश्व उष्ण के कारण बनती है? CO2 उष्ण का कारण बनती है। या CO2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा CO2 हो जाएगा। बताइए लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? यह मंद दहन हो जाएगा। कैसा दहन हो जाएगा? मंद दहन का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? बाहरी क्षेत्र का। बताइएगा कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? कागज नहीं जलेगा। कागज का कप जो होगा वो नहीं जलेगा। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र हो जाएगा। और नीली लौ जो होता है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन देते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त में पीली लौ उत्पन्न होती है। बताइएगा ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। बताइएगा निम्न में से कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है? यह लकड़ी का कोयला हो जाए। ऑप्शन बाय ऑप्शनल जाना पड़ेगा। तो साथियों तो एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस के माध्यम से जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कौन सी तंत्रिका तंत्र जो है हृदय के स्पंदन को बढ़ाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। हृदय के स्पंदन को कौन बढ़ाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाता है। और हृदय के स्पंदन को कौन घटाता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है हृदय के स्पंदन को घटाता है। बताइएगा श्वसन की दर को कौन कम करता है? कौन सा तंत्रिका तंत्र? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो श्वसन की दर को कम करता है। जबकि बढ़ाता कौन है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और कौन सा तंत्रिका तंत्र है जो पाचन ग्रंथियों के श्रावण को बढ़ाता है? परानुकंपी हो जाएगा। और रक्तदाब को कौन बढ़ाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाता है। रक्तदाब को कौन बढ़ाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बढ़ाता है। बताइएगा मस्तिष्क में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण होता है। प्रमस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को क्या कहा जाता है? कौन सी क्रिया कहा जाता है? प्रमस्तिष्क से नियंत्रित क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। जबकि परंतु बाह्य उद्दीपनों के प्रति कौन सी क्रियाएं मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती है? यह अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो मस्तिष्क के सहयोग के बिना भी होती है। और इसका नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का मेरु रज्जु करेगा। कौन करेगा? मेरु रज्जु। वो तो उल्टी श्वसन वगैरह ना करेगा, वो भी अनैच्छिक ही हो जाएगा। बताइएगा यदि अनजाने में आपका हाथ किसी गर्म चीज से छू जाता है तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं। हाँ मेरुरज्जु ही इसको नियंत्रित करता है। बताइएगा शरीर की गति में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? शरीर की गति में यह कंकाल तंत्र हो जाएगा। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शरीर की गति में? कंकाल तंत्र हो जाएगा। बताइएगा कंकाल तंत्र मुख्यतः कितने भागों में विभक्त है? दो भाग में, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल हो जाएगा। बताइएगा बाल और नाखून किस कंकाल तंत्र के भाग हो जाएंगे? यह बाह्य कंकाल तंत्र के भाग हो जाएंगे। बाल और नाखून किसके हो जाएंगे? बाह्य कंकाल तंत्र के।
और ये नाखून का अगला हिस्सा जो होता है वो किससे बना होता है? मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। बताइएगा हमारे शरीर के भीतर जितना अस्थि पंजर जो आता है वह किस कंकाल क्षेत्र का हो जाएगा? अंत यह अंत कंकाल क्षेत्र का भाग हो जाएगा जी। यह अस्थि और उपास्थि दोनों का बना होता है। बताइएगा मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां उपस्थित होती है? 206 अस्थियां उपस्थित होती है। बच्चा में होता है 200 300 शिशु नवजात शिशु में 300 होता है और वयस्क में 206 हो जाता बढ़ता है तो धीरे धीरे है। हाँ, सब जुड़ने लगता है। बताइएगा जन्म के समय व्यक्ति में शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। बताइएगा कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वह किसका महत्वपूर्ण अवयव होता है? अस्थि का हो जाएगा। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट ही हो जाएगा। और अस्थि का लगभग 33% किसका निर्मित होता है? किस प्रोटीन का? केलोजन प्रोटीन का निर्मित होता है। और उम्र बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? घटने लगती है। जिससे हड्डी कमजोर होते हैं। हाँ, कमजोर होती चली जाती है। इसलिए कहता है 30 के बाद आपको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी। बताइएगा लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच एक खोखली गुहा भी पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? मज्जा गुहा कहा जाता है। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच एक खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहा जाता है। मज्जा उसको कहते हैं। इस गुहा में जो तरल पदार्थ होता है ना उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। जो खोखला भाग होता है उसको मज्जा गुहा कहा जाता है। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन डी आवश्यक होता है। कौन विटामिन आवश्यक होता है? डी आवश्यक होता है। बताइएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और वयस्कों में कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्ट्रोमलेशिया। हमको भी कुछ बता दीजिए विक्रम भैया, क्या सब आप बात कर रहे हैं? बताइएगा जानू फल जिसका दूसरा नाम जानविक पटेला भी है, यह प्रत्येक घुटने में किस ओर स्थित होता है? घुटना के पीछे एक छोटी सी त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो नी कैप कहा जाता है, आगे होता है स्थित। जानवी पटेला, जानवी इसी को पटेला कहा जाता है। यह घुटने की संधि की सुरक्षा करती है और मोड़ने में सहायक करती है। पीछे कैसे आप लगा देते हैं सूरज जी, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। ऐसी हड्डी सिस्मोइड हड्डी कहलाती है जो पीछे को मुड़ने में सहायता करती है। और पटेला सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है? पटेला की सबसे बड़ी या सिस्मोइड हड्डी हो जाएगी पटेला। बताइएगा अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां मानव कंकाल के भाग में उपस्थित होती है? अक्षीय कंकाल में यह 80 अस्थियां होती है। कितनी होती है? 80 अस्थियां अक्षीय कंकाल की होती है। और उपांगीय कंकाल में कितनी? 126 अस्थियां होती है। उपांगी कंकाल में 126 और आपका अक्षीय कंकाल में 80 हो जाएगी। बताइएगा मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। चेहरा में 14, कपाल में 8, कर्ण में 6, एक गर्दन में होती है। 29 टोटल हड्डियां होती है। बताइएगा उपांगीय कंकाल में मेखला में कितनी अस्थियां होती है? उपांगीय कंकाल के मेखला में 6 हो जाएगी। और पाद में कितनी होती है? 120 होती है। मेखला में 6 एवं पाद में 120 हड्डियां होती है। उपांगीय कंकाल में 126 में। हाँ, गर्दन में 7 होती है, वक्ष में 12 और हाँ पूछ में 1 ही होती है। पूछ में 1 ही होती है। अब शेषी अंग है वो खत्म हो गया पहले। एक त्रिकोणाकार हड्डी जो घुटने को घेरे रहती है इसको क्या कहा जाता है? नी कैप या पटेला कहा जाता है। नी कैप या पटेला कहा जाता है। बताइएगा गठिया शरीर की अस्थियों की जोड़ों से संबंधित एक रोग है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर क्या हो जाता है? लालिमा, सूजन और दर्द होता है। और यह पैर के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को पेडेग्रा कहा जाता है। पैर के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को क्या कहा जाता है? पेडेग्रा कहा जाता है। लगभग 50% मामले में पैर के अंगूठे को मेटाटार्सल फेंजियल संधि प्रभावित होती है। और आपका जो हो जाएगा गठिया रोग में सभी जॉइंट पर क्या जाके जमा हो जाता है? यूरिक अम्ल जाके सॉलिड अवस्था में यूरिक अम्ल जाके जमा हो जाता है जिसके कारण स्तर बढ़ता जाता है और यह क्रिस्टल के रूप में जोड़ों पर मौजूद हो जाता है। और बताइएगा धनी लोगों की बीमारी किसको कहा गया है? गठिया रोगों को ही कहा गया है। धनी लोग या राजाओं की बीमारी किसको कहा गया? गठिया रोग को ही कहा गया है। बताइएगा ऑर्थराइटिस या अन्य कारकों से अस्थियों में जोड़ सही रूप से कार्य नहीं करते। इन जोड़ों को
क्या करके पुनः ठीक किया जाता है? ऑर्थोप्लास्टी करके पुनः ठीक किया जाता है। ऑर्थराइटिस सिटिका इसी को शायद कहा जाता है ना? साइटिका। और ये जो होता है आर्थराइटिस जो होता है महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद इसमें होने की संभावना रहती है टाइप 1 में, और टाइप 2 में बीमारी स्त्री एवं पुरुषों दोनों में कितनी वर्ष की आयु के बाद होने की संभावना होती है? या 75 वर्ष की आयु होने पर संभावना, लेकिन यह महिला में ज्यादातर होने की संभावना होती है। बताइएगा। हाँ। मानव शरीर के ऐसे अंग जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव करते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रंथियां कहलाती है। और अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थॉमस एडिसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थॉमस एडिसन अंतःस्रावी विज्ञान के जनक। और अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग कौन सा रोग हो जाएगा? एडिसन रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? एडिसन रोग, जो एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित रोग होता है। बताइएगा। नलिका विहीन होने के द्वारा स्रावित तरल हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? किसके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां। और थायराइड और पीयूष ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हो जाएंगी? अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएंगी। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो साथियों, दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में होमवर्क सीरीज के माध्यम से लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा। गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? यह दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम किया गया था। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। बताइएगा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने कब किराए पर लिया था? 1914 में लिया था। और यह जलयान जो है कितने यात्रियों के साथ 1914 को हुबली पहुंचा था? 351 यात्रियों के साथ हुबली पहुंचा था। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ और 18 यात्री जो थे वो मार दिए गए और लगभग 25 यात्री जो थे वो घायल हो गए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने प्रयागराज में किस समिति की स्थापना की थी 1914 में? या सेवा समिति की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सेवा समिति की स्थापना की थी। बताइएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा कब की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। बताइएगा। अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया गया था? 1915 में सम्मानित किया गया था। और इन्होंने इस उपाधि को कब त्याग दिया था? बाग 1919 के हत्याकांड के पश्चात इन्होंने 1919 में त्याग दिए थे। बताइएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था जिसमें कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो गई थी, नरम दल और गरम दल, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में मिलकर संयुक्त समिति का स्थापना हुआ था। यह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसकी और इसमें मुस्लिम लीग के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। और जिन्ना और तिलक ने विशेष प्रयास से 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु कब पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी? 28 अप्रैल 1916 में की थी। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे? जोसेफ बतिस्ता हो जाएंगे। कौन? जोसेफ बतिस्ता हो जाएंगे। और सचिव कौन थे इस समिति के, होम रूल लीग की समिति के? ये एनसी केलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एनसी केलकर। और तिलक ने अपने अखबार मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार किया था। और मराठा किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी भाषा में। और आपका केसरी किस भाषा में हो जाएगा? मराठी भाषा में हो जाएगा। बताइएगा। मद्रास के अगियार में होम रूल लीग की स्थापना किस महिला के द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और इसका सचिव किसे निर्मित किया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को इसका सचिव नियुक्त किया गया था। और एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया था। बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने की अनुमति दी थी या नहीं दी थी? नहीं दी थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल आंदोलन में सम्मिलित नहीं होने की अनुमति नहीं दी थी। बताइएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लाटस्की और कर्नल आल्टमैन के द्वारा। ऑलकट या आल्टमैन भी आपको देखने को मिलेगा।
बताइएगा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए लोगों के द्वारा उनको क्या कहा गया था? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट। बताइएगा गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में की थी। बताइएगा चंपारण आने के लिए गांधी जी को बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा प्रेरित किया गया था। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें निर्मित किया गया? मुख्य सूचना आयुक्त या राजकुमार गोयल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में। बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा राजकुमार शुक्ल को चंपारण का अकेला मर्द कहा गया था? एमन के द्वारा कहा गया था। और उनके श्राद्ध कर्म के लिए कितने रुपए एमन के द्वारा भेजे गए थे? 300 रुपए भेजे गए थे। कितना भेजे थे? 300 रुपए। और इनका गांव कौन सा हो जाएगा राजकुमार शुक्ल का? मुरली भारवा गांव हो जाएगा। मुरली भारवा गांव से संबंधित। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर तीन कठिया खेती अंग्रेज मालिकों के द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत में पर नील की खेती के लिए जबरन क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। इस खेती में 2 तिरका कुर्तेली और कुश्की कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा में कितना कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था? 3 कट्ठा बीघा। एक बीघा में 3 कट्ठा। हाँ, 1 बीघा में 3 कट्ठा पे खेती करने के लिए 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और जिसमें से 3 कट्ठा पे खेती नील की खेती करना अनिवार्य किए थे अंग्रेजों के द्वारा। बताइएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे या नहीं थे? थे। राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और मजरूल हक, एनजी रंगा वगैरह मौजूद थे। बताइएगा होम रूल को एनी बेसेंट ने कब समाप्त करने की घोषणा की थी? एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में समाप्त। 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा एनी बेसेंट ने की थी। बताइएगा मॉन्टेग्यू घोषणा को तत्कालिक भारतीय कौन से सचिव थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी? यह सचिव मॉन्टेस्क्यू ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मॉन्टेस्क्यू ही हो जाएंगे। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। स्वशासन एकदम न दी जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा और प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम कौन से ईस्वी पर आधारित थी? 1919 पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? 1919 पे आधारित। और इसी अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। बताइएगा किस व्यक्ति के द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा गया है? या तिलक के द्वारा कहा गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा गया है? सूर्य विहीन उषा काल कहा गया है। बताइएगा एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 को की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन निर्मित हुए थे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइएगा महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है वह किस आंदोलन के तहत की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के लिए 1918 में पहली बार भूख हड़ताल किए थे। बताइएगा गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में कर नहीं दो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया गया था? 1918 में ही चलाया गया था। रॉलेट एक्ट जो था काला कानून यह कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। इसके तहत क्या था? ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। बताइएगा गांधी जी के द्वारा इस कानून के विरुद्ध कब देशव्यापी हड़ताल करवाई गई थी? यह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई गई थी। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह किसके गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रहा था अमृतसर में जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग जो था पूर्व में किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति हो जाएगी। और बताइएगा इस जनसभा पर अंधाधुंध किसके द्वारा गोली चलाई गई थी? REH डायर के द्वारा। और ऑर्डर कौन दिए थे? ओ डायर के द्वारा। और उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ओ डायर की। लंदन के किंगस्टन हॉल में ओ डायर की हत्या की थी। 1940 में किए थे। 1940 में। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने किसका सहयोग किया था?
डायर का सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? डायर का सहयोग किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किस व्यक्ति सदस्य के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था? या शंकरन नायर के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। किसके? सर की उपाधि आरएनटी त्याग दिए थे, सर या नाइटहुड की उपाधि आरएनटी त्याग दिए थे। और आपका राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र थे उनके द्वारा त्यागा गया था। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्यागी थी? कैसर हिंद की उपाधि त्यागी थी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर और आरएनटी के द्वारा सर की उपाधि त्यागी गई थी। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कब लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था? 19 अक्टूबर 1919 को। 19 अक्टूबर 19 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। चिमनलाल सीतलवाड़ हो जाएंगे, साहबजादा सुल्तान हो जाएंगे और आपका जगत नारायण हो जाएंगे। 3 व्यक्ति जो थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी माना गया है स्टॉकहोम सम्मेलन को। बताइएगा, 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस जो है वह किस सम्मेलन के पश्चात मनाया जाने लगा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत ही मनाया गया। बताइएगा, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? त्वचा रोग मेलानोमा होने का खतरा रहता है। त्वचा रोग मेलानोमा होने का खतरा रहता है। बताइएगा, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में क्या हो जाता है? अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। डीएनए में अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनिक विकिरण से शरीर पर पड़ने वाले डीएनए में अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। बताइएगा, वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी क्या हो जाती है? तेजी से गर्म होने लगती है। और पृथ्वी के गर्म होने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थात हरित गृह प्रभाव कहलाती है। बताइएगा, हरित गृह उष्मारोधी दीवारों वाले ऐसे कमरे होते हैं जिनकी छतें कांच एवं पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य का प्रकाश जो है कांच की दीवार को पार करता हुआ इस कमरे में प्रवेश करता है। इस कांच के कमरे में उष्मा जो होती है बाहर के उपलक्ष्य में अंदर में क्या होती है? कम होता है, अधिक हो जाएगी। अत्यधिक संख्या में कमरे में रह जाते हैं, बाहर कम निकलती है कांच में पारदर्शिता के कारण। बताइएगा, हरित गृह प्रभाव की विशेषता वाली ऐसे पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। हरित गृह प्रभाव गैसों में कौन कौन सी गैस हो जाएगी? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी HFC, जलवाष्प सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें जो है दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है। कौन कौन सी गैसें हो जाए? मीथेन, क्लोरो, CFC, O3, N2O हो जाएगा। ये 4 गैसें जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यह दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती है। और इसी के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। और संपूर्ण पृथ्वी का अभी वर्तमान में औसत तापमान कितना है? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाएगा। 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाएगा। बताइएगा, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना किस सम्मेलन के पश्चात इसमें गठन हुआ था? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना यह हेलेंस्की सम्मेलन 1974 हो जाएगा। हेलेंस्की सम्मेलन 1974। हेलेंस्की कहाँ हो जाएगा? फिनलैंड में उपस्थित हो जाएगा। समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध जो है वह किस सम्मेलन के पश्चात हो पाया था? 1975 के लंदन सम्मेलन के पश्चात हो पाया था समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। बताइएगा, ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाने लगा? ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, एजेंडा 21 की स्वीकृति जो है वह किस सम्मेलन के पश्चात प्राप्त हुई थी? स्वीकृति किया गया था यह रियो सम्मेलन 1992 के तहत हो पाया था। और एजेंडा 21 के लागू करने संबंधी कार्यक्रम का आम सहमति जो है किस सम्मेलन के पश्चात मिली थी? यह न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 के तहत मिली थी। बताइएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना जो था वह किस सम्मेलन के पश्चात हो पाया? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के तहत। और इसी को पृथ्वी +5 सम्मेलन भी कहा गया है।
बताइएगा पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति जो है वह किस सम्मेलन के पश्चात हो पाई थी? इन्फोटेरा डबलिन सम्मेलन के तहत हो पाई। इन्फोटेरा डबलिन सम्मेलन 2000 हुआ था, 2000 में हुआ था। इसी के तहत पर्यावरण सूचना का विस्तारण पर सहमति मिली थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो है त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो है वह किससे टकराकर ऊपर उठेगा? फर्श से टकराकर छत्र की ओर ऊपर उठने लगेगा। बताइएगा किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर गिरती है? यह गैलीलियो गैलीली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो गैलीली के द्वारा। बताइएगा अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव हो जाएगा? 4% की कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 4% की कमी हो जाएगी। बताइए चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वह पृथ्वी के त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना है? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। बताइएगा किसी वस्तु में द्रव की मात्रा को कौन प्रकट करता है? द्रव्यमान प्रकट करता है जो ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। भार जो होता है वो बदलता है या नहीं बदलता है? भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। और बताइएगा भार जो है कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा और द्रव्यमान अदिश राशि हो जाएगा। बताइएगा भार का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा भार का। द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं बोलिए। बताइएगा अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। भार परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड में समान ही रहेगा। बताइएगा प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य की ग्रह की कक्षा में एक बिंदु स्थापित होता है। यह कौन सा बिंदु कहलाता है? यह फोकस बिंदु। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। बताइएगा प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो है वह क्या रहता है? नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग जो होता है वह नियत रहता है। और सूर्य के चारों ओर ग्रह जो होते हैं वो चक्कर काटते हैं या नहीं काटते हैं? सूर्य एक जगह पे स्थित है और ग्रह जो हो जाएंगे इसके चारों ओर सर्पिलाकार में चक्कर काट रहे हैं। सूर्य भी जा रहा है दूर से और उसके पीछे पीछे सब जा रहा है। बताइएगा IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किस लिए निकाल दिया था? यह दुरस्त ग्रह था। इसे ग्रह दुरस्त था। वो जनता ने भाग जाता था। ग्रह की नियम का पालन नहीं करता था। बताइएगा किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा हो जाएगा। और यह प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा पृथ्वी का। बताइएगा पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाए। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण काल कहा जाता है। और परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर R/G हो जाएगा। 2 पाई रूट अंडर R/G हो जाएगा। बताइएगा उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उसका उतना ही अधिक उसका क्या हो जाएगा? परिकिरणन काल हो जाएगा। जितना दूर होगा उसका परिकिरणन काल उतना ही अधिक हो जाएगा। बताइएगा परिक्रमण काल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है या कि नहीं करता है? नहीं करता है। द्रव्यमान पर परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर करेगा। बताइएगा पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 मिनट निकट जो हो जाएगा। हाँ 1 घंटा 24 मिनट 84 मिनट। बताइएगा भूस्थायी उपग्रह का जो है परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा हो जाएगा। भूस्थायी उपग्रह का कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। और इसका कक्षीय वेग कितना होता है भूस्थायी उपग्रह का? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है भूस्थायी उपग्रह का कक्षीय काल। बताइएगा ध्रुवीय उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और बताइएगा
पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को वापस पार कभी नहीं आएगा। कर सकता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता, इसी को पलायन वेग कहा जाता है। बताइएगा सूर्य का पलायन वेग कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा सूर्य का, और पृथ्वी का कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और चंद्रमा का कितना है? 2.37 हो जाएगा, 2.37। हाँ, 34 से लेके 7 के मध्य जो है ना वो लिया गया है किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी फिजिक्स के माध्यम से आप लोगों को मध्य होमवर्क दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस व्यक्ति को सर्वप्रथम राजीव गांधी मरणोपरांत किस व्यक्ति के द्वारा राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी? यह श्री सत्यपाल आनंद के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? श्री सत्यपाल आनंद के द्वारा चुनौती दी गई थी। बताइएगा एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसे वीरता सूची में भारत में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यह भारत रत्न हो जाएगा। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। और जनता पार्टी के द्वारा इस पर कब प्रतिबंध इसको बंद कर दिया गया था? 1977 में बंद किया गया था। कब बंद किया गया था? 1977 में बंद कर दिया गया था। बताइएगा पद्म पुरस्कार जो है वह भारत रत्न के बाद कौन से स्थान पर सम्मान है? यह दूसरे स्थान पे हो जाएगा। और इसे भारत रत्न के साथ जनता पार्टी ने कब बंद कर दिया था? 1977 में बंद कर दिया था, और 80 से ये सब पुनः प्रारंभ हो गया था। अभी वर्तमान में पद्म पुरस्कार जो हो जाएगा वह कितने व्यक्तियों को दिया गया? 139 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया पद्म पुरस्कार? 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। बताइएगा इसमें पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? पद्म भूषण 7 व्यक्तियों को दिया। 19 में पद्म विभूषण 19 है। पद्म भूषण 7 व्यक्तियों को, 113 7 19। चलिए ठीक है, बढ़िया। बताइएगा किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाले तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? पद्म भूषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। और किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में पद्म श्री पुरस्कार से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? रविचंद्रन अश्विन को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? रविचंद्रन अश्विन को। अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मिथुन मनहास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिथुन मनहास निर्मित किए गए हैं। बताइएगा वीरता पुरस्कार में सर्वप्रथम पुरस्कार सर्वोच्चता किस पुरस्कार की है? परमवीर चक्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? परमवीर चक्र की हो जाएगी। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मासिक कितने रुपए का मासिक भत्ता मिलता है? 30,000 रुपए का पेंशन। और ये पेंशन के अतिरिक्त 20,000 रुपया दिया होता है। बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पदक कौन सा हो जाएगा? महावीर चक्र हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? महावीर चक्र हो जाएगा। और यह जल थल वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। बताइएगा तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार कौन सा पदक होता है? वीर चक्र हो जाएगा। कौन सा सम्मान हो जाएगा? वीर चक्र हो जाएगा। और महावीर चक्र का आकार कैसा होता है? गोल आकार का होता है महावीर चक्र। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है डिस्कशन के माध्यम से। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। रॉ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। अभी वर्तमान में रॉ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? पराग जैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। बताइएगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। बताइएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बताइएगा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष 1928 में कौन बने थे? या श्रीनिवास आयंगर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास आयंगर। बताइएगा रेशम उत्पाद चीन में प्रारंभ हुआ था। रेशम उत्पाद कहाँ प्रारंभ हुआ था? चीन में। बताइएगा वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुकीज का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सविनयावज्ञा आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ था? 1930 को सविनयावज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 को सविनयावज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताइएगा मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं।
और मनुष्य में कितना होता है? 4 चार। कक्ष है। पक्षी में भी 4 ही होते हैं। पक्षी में भी 4 हाँ। और एक मेढक में आपका होता है 3। मेढक में 3, उभयचर में 3 होता है, जिसमें अपवाद जो आपका मगरमच्छ, हाँ, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। और बताइएगा मछली का रक्त परिसंचरण कैसा होता है? एक दिशीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक दिशीय हो जाएगा। बताइएगा त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। बताइएगा उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसे चांद पर मनुष्य को उतारा था? अपोलो 11 हो जाएगा। और बताइए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनाईमुडी। बताइएगा WWW का आविष्कार 1989 में किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1989 में। सही जवाब है। बताइएगा मानव रक्त का पीएच मान जो है वह कितना अनुमानित है? 7.4 हो जाएगा। 7 परिसर जो है 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य हो जाएगा। बताइए भारत के राष्ट्रपति जो निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी है? 35 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। और बताइएगा आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। हाँ, कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। बताइएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर हो जाएगी। और अभी अरावली पर्वत पर जो है ना भारत सरकार का थोड़ा चल गया पूरा एकदम। बताइएगा अरावली जो है वो कैसे पर्वत का स्वरूप है? अपभ्रंश हो जाएगा। हिमालय वलित हो जाएगा। अपभ्रंश पर्वत का स्वरूप हो जाएगा अरावली। मतलब मृत होगा। हाँ, मृत, जो जिसमें टूट फूट उत्पन्न हो रही है। बताइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? बैरन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैरन हो जाएगा। और बताइएगा द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन थे? द सेल आउट पॉल विटी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पॉल विटी। और बताइएगा अभी हाल फिलहाल में अरुंधति रॉय के द्वारा कौन सी पुस्तक रचित जिसका विमोचन किया गया रचना है? जो मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी हो जाएगा। बताइएगा विश्व में मैनग्रोव वनों में सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र किसका? सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन का हो जाएगा। और बताइएगा रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। बताइएगा ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। और नेरी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। नेरी नागपुर हो जाएगा। बताइएगा भारत का उच्चतम न्यायालय जो है इसका अस्तित्व कब आया था? यह 1950 में भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। और भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है? एगो हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय कितना है भारत में? एक हो जाएगा। उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बताइएगा कूद जो है, कूद वो कहाँ का लोक नृत्य है? कूद लोक नृत्य यह जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो जाएगा कूद। बताइएगा प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। बताइएगा भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और प्रासरण को क्या कहा जाता है? परमाणु कुंचन गति कहा जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग भोजन निगलते हैं। बताइएगा काली मिट्टी को कौन सी क्या रेगुर मृदा भी कहा जाता है और यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक वगैरह, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक वगैरह में है। बताइए भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा निकाय है? संसद हो जाएगा। बताइएगा फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वह कहाँ स्थित है? फाउंटेन ऑफ या सिंगापुर में। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 3 परमाणु उपस्थित है। बताइएगा भारत का प्रमुख फुटबॉल क्लब मोहन बगान जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1889 में कलकत्ता में की गई थी। बताइएगा चर्चिल ब्रदर्स की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में चर्चिल ब्रदर्स की स्थापना, साल्सेटे शहर का ये क्लब है, इसकी स्थापना की गई थी। और यह फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और कोपा अमेरिका कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका आपका दक्षिण अमेरिका के देशों में खेला जाता है, जैसे अपना लोग का एशिया कप होता है ना किसी भी खेल का संयुक्त का, उसी तरह कोपा अमेरिका का फुटबॉल से संबंधित है, जो दक्षिण अमेरिका में खेला जाता है, दक्षिण अमेरिकी देशों के मध्य। और यूरो कप जो है यूरोपीय देशों के मध्य खेला जाता है, यह भी फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एशिया हॉकी कप जो 2025 में राजगीर में आयोजित किया गया था इसका शुभांकर क्या था? यह चांद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा। और एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप जो राजगीर में आयोजित हुआ था इसका शुभांकर क्या हो जाएगा? इसका अशोक हो जाएगा। बताएगा 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो आयोजित हुआ था इसका शुभांकर क्या था?
फ्रीजियन टोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीजियन टोपी हो जाएगा। बताइएगा इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण जो था वह कहाँ आयोजित किया गया था? फाइनल या अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगी? या वेट लिफ्टिंग से हो जाएंगी। बताइएगा लवलीना बोर्गे का संबंध किससे हो जाएगा? या बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएंगी लवलीना बोर्गे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विनेश फोगाट का संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से। और नीरज चोपड़ा का? और सचिन यादव का? सचिन यादव ये भी भाला फेंक से संबंधित हो जाएंगे सचिन यादव। चंद भी एक है। भाला फेंक दिवस बताइएगा मिताली राज का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेटर हो जाएंगे। और निखत जरीन का संबंध? यह बॉक्सिंग से हो जाएगा। निखत जरीन का संबंध हो जाएगा। बताइएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में सितंबर मंथ 2025 में किस पुरुष वर्ग में किस व्यक्ति को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? अभिषेक शर्मा। और महिला में स्मृति मंधाना को चुना गया था। और अगस्त में किसे किसे चुना गया था? मोहम्मद सिराज और आयरलैंड पेंडरग्रास्ट को चुना गया था जो आयरलैंड की संबंधित हो जाएंगी महिला खिलाड़ी। बताइएगा 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यह लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। और इसका शुभांकर क्या था? हिम तेंदुआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभांकर? हिम तेंदुआ। बताइएगा पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे थे? सलमान खान। सलमान खान है। सलमान खान हो जाएगी। और बताइएगा इसका शुभांकर क्या हो जाएगा? तेजस और तारा हो जाएगा। पहला खो खो वर्ल्ड कप का शुभांकर कौन हो जाएगा? तेजस और तारा हो जाएगा। बताइएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? या पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और इसका शुभांकर क्या था? फ्रीजियन टोपी हो जाएगा। बताइएगा अरुण जेटली स्टेडियम जो है वह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और यह किस अरुण जेटली स्टेडियम किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किया गया? फिरोज शाह कोटला का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। और डीडीसीए के अभी अध्यक्ष इन्हीं के सुपुत्र जो है वो बनाए गए हैं। बताइएगा वानखेड़े स्टेडियम जो है वह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। और बेब्रोन स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? यह भी मुंबई में ही हो जाएगा बेब्रोन स्टेडियम। बताइएगा ईडन गार्डन कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। बताइए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ स्थित है? या धर्मशाला हिमाचल में हो जाएगा। और बताइएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में जो चौथा T20 है यहीं पर रद्द हो गया था। बताइएगा मनप्रीत सिंह जो है वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? मनप्रीत सिंह यह हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। और जर्मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? ये भी हॉकी से ही संबंधित है। और इनको इस बार जो है ना 2025 में अर्जुन अवार्ड मिला है जर्मनप्रीत सिंह को। बताइएगा दिलीप ट्रॉफी जो 2025 में आयोजित हुई थी दिलीप ट्रॉफी, इसका विजेता कौन सी टीम रही थी? यह सेंट्रल जोन हो जाएगा। कौन सा जोन हो जाएगा? सेंट्रल जोन हो जाएगा। और उपविजेता कौन सी टीम रही थी? साउथ जोन हो जाएगी दिलीप ट्रॉफी की। दिलीप, देवधर, सैयद मुश्ताक अली, रणजी, ये सब जो आपका क्रिकेट से संबंधित प्रतिस्पर्धा है। और यह डोमेस्टिक स्पर्धा हो जाएगी, घरेलू क्रिकेट प्रतिस्पर्धा। बताइएगा अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? या गुजरात में किया। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया था। नॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद का स्थापना कहाँ किया गया है? या आगरा में किया गया। और भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? या उत्तराखंड में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। बताइएगा 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? यह पुणे में किया गया था। और FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 है। और शीर्ष पे कौन सा देश है? आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष पे? आइसलैंड हो जाएगा। बताइएगा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य किया है? राजस्थान। और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया। कहाँ किया गया अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का? जर्मनी में। राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम का राजस्थान जयपुर में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो में
नीरज चोपड़ा के द्वारा कितना मीटर थ्रो फेंका गया था? 85.29 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85.29 मीटर थ्रो फेंका गया था। बताए नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जानवी हो जाएंगी, जो नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। बताइएगा किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? यह फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। बताइए किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? यह शिखर धवन की हो जाएगा। और यह चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रांड एम्बेसडर थे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से सरफराज खान है। बताइएगा कौन सा देश सबसे वैल्यूएबल ब्रांड देश कौन सा जो है वह देश का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड बना है? टाटा ग्रुप हो जाएगा। बताइएगा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? द हेग नीदरलैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? द हेग नीदरलैंड में। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में की गई थी। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटोरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बताइएगा पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? या आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी पहले क्वांटम कंप्यूटिंग वैली? 2026 में आंध्र प्रदेश में। बताइए भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? या केरल में किया गया। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में। बताइएगा बांग्लादेश ने किस दिन को अपना नया बांग्लादेश दिवस 8 अगस्त को मनाने की घोषणा की? और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को? 22 मई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जैव विविधता की चुनौती से निपटने के लिए आईकॉन 2025 मेजबानी कौन करेगा? यह भारत के द्वारा की जाएगी। और किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? यह चीन में ही हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका। और CO2 से भोजन कौन तैयार किया है? चाइना ही किया है। बताइएगा कहाँ कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण कर लिया है। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? सीतामढ़ी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सीतामढ़ी। बताइएगा किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? या सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है। बताइएगा किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। विद्या शक्ति पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और बताइएगा ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया गया है। बताइएगा चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह माले महादेश्वरा यह कर्नाटक में हो जाएगा। माले महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। बताइएगा आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? यह गुजरात में हो जाएगा। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यह आंध्र प्रदेश में रखी गई। और किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? यह पंजाब किया है। कौन किया है? पंजाब के द्वारा डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापना करने की घोषणा की गई है। बताइएगा वजीफा योजना का संबंध जो है वह किस खेल से है? वजीफा योजना का संबंध यह शतरंज से हो जाएगा। वजीफा योजना का संबंध किस खेल से हो जाएगा? शतरंज से। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया? असम में। और चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया? नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया इमरजेंसी डायरीज में। बताइएगा किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। और ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? या महाराष्ट्र के द्वारा। और बताइएगा टॉप नेशन प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? टॉप नेशन प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम यह ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा की गई है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। बताइएगा AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली में इसे लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा एक्सप्रेसवे बन गया? द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। और बताइएगा जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनेगा? नवादा में बनेगा। और बताइए भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 78% की। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 78% की। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को बहाल किया, वापस ले लिया है? या महाराष्ट्र के द्वारा वापस ले लिया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी, जो होमवर्क के माध्यम से चल रही थी, वो यहीं पे समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा।
तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अगर हमारा ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अत्यधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।